Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, UIJKO, that's the International JK Olympiad Educationers for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसकी बात ही जो हो रही है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर हो रही है। ठीक है, बात हम करने वाले हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जो हैं वो हम बात करने वाले हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स पे जब हम पढ़ाई करते हैं तो एज यू नो कि जब हम करते हैं तो पूरी फुल ऑन करते हैं, मतलब लाइक फुल फ्लेज्ड करते हैं ना, 100% करते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई आपसे छूट रहा है या कुछ आपको कूपन लेना है या आपको परचेज़ करना है। 100% क्वालिटी एजुकेशन मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस वजह से कई बार क्या होता है ना कि हम जो चीज़ पढ़ाते हैं वो आपको ऐसी मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी। तो आज इसी तरह का एक टॉपिक है, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहीं से चुन के लाए हैं, ढूंढ के लाए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपको IGKO में अगर इस तरह का कहीं क्वेश्चन आए तो भी आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बात कर लेते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नाउ सबसे बड़ी बात, इंडिया से अपन स्टार्ट करते हैं। अपना घर है तो अपन सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। इंडिया में आपको मालूम है इंडिया इज़ द वेटेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन अर्थ। आपको मालूम है जितनी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है या सबसे ज़्यादा वेट कोई प्लेस है जो हैबिटेड है, लोग जहाँ रहते हैं, बसते हैं, जीते हैं, वो अगर कोई जगह है तो वो भारत है। राइट, अब मैं आपको बता दूं कि उसमें भी क्या बात हो रही है मालूम है आपको, मेघालय, जो कि आपको मालूम है हमारी 7 सिस्टर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें अगर आप बात करेंगे मेघालय का, तो मेघालय का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम क्या है बताइए? मॉन्स, बताइए, बढ़िया मज़ेदार से स्पेलिंग है उसकी, मॉन्सेराम। ठीक है, मॉन्सेराम। उससे पहले कौन सा हुआ करता था? चेरापूंजी। हम जब छोटे थे ना तो हम चेरा पूंजी सुनते सुनते बड़े हुए थे, चेरा पूंजी। अब जो है ये चेंज हो गया है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस कितना है मैं आपको बता दूं। ये फर्स्ट है और बहुत ज़्यादा नहीं गया है, लेकिन अभी भी सेकंड जो है वो चेरा पूंजी आता है। जब हम बात करते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मॉन्सेराम में होती है, फिर चेरा पूंजी में होती है, फिर एक जगह है जो कोलंबिया में आती है, उसका नाम बता दूँ मैं, उसका नाम है ट्यूटेंडो। ट्यूटेंडो कोलंबिया में आता है। ठीक है, ये 3 जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मतलब अगर आप यहाँ बात करते हैं तकरीबन 877 इतने मिलीमीटर पानी गिरता है औसतन साल में। ठीक है, इसका कुछ आंकड़ा मेरे ख्याल से 11 मुझे थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है, 1177 है शायद, 777 मान लेते हैं हम मिलीमीटर औसतन बारिश होती है। ठीक है, तो हम जब बड़े हो रहे थे तब हमने पूरी ज़िंदगी चेरापूंजी सुना कि भाई सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है दुनिया में वो चेरापूंजी में होती है। अभी जो है उसको एक छोटे से गांव ने बीट कर दिया है, मौसीराम ने, जिसका जहाँ पे होती है 11,877 मिलीमीटर वर्षा साल भर में। ठीक है, आप ये बात कर सकते हैं, 873 लिखा है यहाँ पे, लेकिन तकरीबन अभी जो आंकड़ा आया है वो 877 का आया है, मतलब ऑलमोस्ट आसपास ही हुआ इसके। ठीक है, मिलीमीटर होती है रेनफॉल, जो कि आप बात कर सकते हैं अगर आप तकरीबन ये मान लीजिए कि साल के 6 महीने 7 महीने वहाँ पे बढ़िया पानी गिरता है, तो मतलब मानसून कितना लंबा है वहाँ पे, तकरीबन 7 महीने का मानसून है। तो आप अगर वहाँ जा रहे हैं, अगर हॉलीडे मनाने जा रहे हैं, लोग अक्सर वहाँ हॉलीडे मनाने जाते हैं, तो अपना छतरी अम्ब्रेला जो भी आप उसको बोलते हैं उसको साथ ले जाइएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ ओवर 3 लाख मॉस्क्स एंड ओवर 2 मिलियन हिंदू टेम्पल। इसलिए भारत को क्या बोला जाता है? मंदिरों की नगरी भी बोला जाता है। अब आपको ये मैं बता दूं, यू नीड टू गेट ऑड बाय द फैक्ट, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि आर्किटेक्चर अगर हमारी बात करते हैं, अगर भारत के आर्किटेक्चर की, तो इसमें जब हम ताजमहल की बात करते हैं या लाल किले की बात करते हैं तो उसमें हम चोला डायनेस्टी के द्वारा बनाए हुए मंदिरों की भी बात करते हैं। ठीक है, तो साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं, रामेश्वरम टेम्पल है, हम उनकी भी बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए खजुराहो के मंदिर की भी बात होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि 15% जो पॉपुलेशन है भारत की वो मुस्लिम पॉपुलेशन मानी जाती है। तो मॉस्क जो है अगर आप कंट्री में अगर आप काउंट करते हैं कंट्री में, तो छोटे शहरों से लेके देहात कस्बों से लेके बड़ी बड़ी अगर आप बिल्डिंग से बात करते हैं तो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हैं मक्का मस्जिद जो है वो हैदराबाद में बहुत फेमस है, जामा मस्जिद जो है नई दिल्ली की बहुत फेमस है, दिल्ली 6 की। ठीक है, आपको बाबरी मस्जिद जो है वो तो आपको मालूम है कि बहुत डिस्प्यूटेड है, उसके ऊपर राम जन्मभूमि को लेकर कितना विवाद हुआ था, तो वो नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग जानते हैं अक्सर। उसके अलावा
अलावा अगर आप बात करते हैं तो भोपाल की ताजुल मसाजिद जो है बहुत बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इसके अलावा बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी बहुत खूबसूरत मस्जिदें भोपाल में, और अगर आप बात करते हैं भोपाल में भी हैं, भोपाल में काफ़ी सारी मस्जिदें हैं, सिटी ऑफ लेक्स कहलाता है और मस्जिदें भी काफ़ी हैं यहाँ पे। ताजुल मसाजिद बहुत बड़ी मानी जाती है, उसका मिनरत बहुत लंबा है और ये मस्जिदें मानी जाती हैं तकरीबन छोटी बड़ी सब मिला के 3 लाख के आसपास है। और वहीं पे अगर आप बात करते हैं तो भारत में हिंदुओं की जो आप जनसंख्या की बात करते हैं अब काफ़ी ज़्यादा है, मेजॉरिटी है, तो आप 79.8% जो है वो इंडिया हिंदू पॉपुलेशन तकरीबन मानी जाती है। और इसमें से अगर आप बात करते हैं तो मात्र वाराणसी में ही अगर आप कंसिडर करते हैं जो कि सबसे पुरानी नगरी मानी जाती है, उसमें आप मान करते हैं तो सिर्फ वाराणसी में कहा जाता है कि तकरीबन 23,000 मंदिर सिर्फ वाराणसी में है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ टेम्पल्स विद ओवर 2 मिलियन टेम्पल्स। नाउ नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं चिनाब ब्रिज की। चिनाब ब्रिज जो कि चिनाब नदी के ऊपर बना है जम्मू एंड कश्मीर में, और इस पर जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि इसमें हाईएस्ट रेल ब्रिज माना जाता है पूरी दुनिया का। मतलब आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे लंबा रेल ब्रिज माना जा रहा है पूरी दुनिया का। ये फेमस मॉन्यूमेंट जो है अगर हमारे सिर्फ रिलीजियस नहीं है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी अच्छा खासा दखल रखते हैं और काफ़ी सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे टेहरी डैम अगर आप बात करते हैं तो सबसे ऊंचा डैम माना जाता है वर्ल्ड का। ठीक है, ऐसे अगर आप बात करते हैं हीराकुंड डैम तो उसके अपने भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, इनके नाम पे भी अपने अपने रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो बहुत बड़ा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बाद अगर आप बात करते हैं तो हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे कई गुना बड़ी है। ठीक है, अब आप बात कर लीजिए जॉ ड्रॉपिंग ब्रिज जो है वो स्पैन करता है चिनाब नदी के ऊपर जम्मू में, जिसकी आप हाइट सोच लीजिए कि 1178 लाइक 78 फीट अबव द वाटर। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ हाइट यू वांट टू स्किप दिस वन। अगर आपको डर है, अगर आपको हाइट से डर लगता है तो फिर आप यहाँ से जाने से बच सकते हैं क्योंकि वो इतनी ऊपर है। मतलब इस पर आप सोच लीजिए कि हमारे यहाँ जो हाईएस्ट बंजी जंपिंग होती है उससे 4 गुना ऊपर है ये। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर ये रेलवे ब्रिज बना हुआ है। ऐसी रामेश्वरम का जो ब्रिज है वो बड़ा फेमस है जो समुंदर के बीच में से निकलता है ना, वहाँ पे भी आपने सुना होगा कि बड़ा सुंदर सा उसकी बहुत फोटोग्राफिक ब्रिज उसको मानते हैं रेलवेज का। नाउ यू कैन ड्राइव ऑन द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। जब हम हाईएस्ट मोटरेबल पास की बात करते हैं तो पहले एक नाम आता था जो आपने सुना होगा, जो कि एक जिसको कहा जाता था गेटवे माना जाता था नुब्रा वैली का। ठीक है, उसका नाम आपने सुना होगा, उसको बोलते थे खारदुंगला पास, है ना। खारदुंगला के आपने नाम सुना होगा और आपको लग रहा होगा मैन खारदुंगला पास ही हमें बताने वाली हैं, पर खारदुंगला पास जो था बेसिकली आप 1976 में बना था ये, और 17,582 फीट इसका क्या बोलते हैं इसकी हाइट थी, है ना। इसकी एट जिसको आप कहते हैं ज़मीन से सी लेवल इसकी हाइट थी खारदुंगला पास की। लेकिन ये बात खारदुंगला पास की नहीं हो रही है क्योंकि आप यहाँ पे हाइट देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है उमलिंगला पास की। ठीक है, उमलिंग ला पास नाम है इसका, और उमलिंग ला पास जो है अपना उसकी जो हाइट है वो है 19,300 फीट, जो कि अगेन ईस्टर्न लद्दाख में आता है, लद्दाख रोड में है, और इसको हाईएस्ट मोटरेबल पास बोला जाता है वर्ल्ड का। खारदुंगला पास जो है उससे भी ऊपर है ये। ठीक है, तो आपको ये जो रिकॉर्ड है खारदुंगला वाला वो भी इसने ब्रेक कर दिया है। और जब आप बात करें कि यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं, अगर आप बढ़िया से आप देखते होंगे कि लोग जो है अपनी बुलेट जो है तैयार करके यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एडवेंचर पे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आप इतनी ऊपर जा रहे हैं ज़मीन के। नाउ इंडिया पहली कंट्री थी जिसने डायमंड माइन किए। ऑफ कोर्स अभी क्योंकि आपको मालूम है कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड का निधन हो गया है और दोबारा फिर से ये चर्चा जो हो रही है वो कोहिनूर को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। तो ये एक और सब बात आप समझ लीजिए कि इंडिया में अगर आप डायमंड की बात करते हैं तो 4th सेंचुरी BC के बाद तकरीबन 1000 साल अगर हम बात करते हैं, इंडिया अकेला सोर्स माना जाता था डायमंड का पूरी दुनिया में। ठीक है, ओरिजिनल डायमंड जो थे वो ज़्यादातर कृष्णा रिवर डेल्टा में मिलते थे या कोल्लूर माइंस में। जो सबसे बड़े डायमंड जो फेमस डायमंड्स हैं हमारे, अगर आप बात करते हैं कोहिनूर की या दरियाए नूर की अगर आप बात करते हैं तो ये कहाँ मिले हैं? ये हमें सारे मिले हैं कोल्लूर में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और 18वीं शताब्दी में अगर बात करते हैं तो बाद में जाके फिर ब्राज़ील में हमें डायमंड्स मिलते हैं, फिर साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डायमंड्स मिलते हैं। तो हमें पता चलता है फिर साउथ अफ्रीका जो है हब ऑफ डायमंड के तौर पर जाना जाता है। इंडिया में आज भी पन्ना में जो डायमंड माइंस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डायमंड निकलते हैं, आज भी हब माना जाता है पन्ना।
मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है, डायमंड्स के लिए फेमस है। अब फेमस कुछ डायमंड्स के नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे जब मैं बता ही रही हूँ। तो एक तो कोहिनूर है, ठीक है। कोहिनूर अपने आप में तकरीबन एज इसकी बोली जाती है 5000 साल पहले। आज की डेट में आपको मालूम है कि ब्रिटेन की जो रानी थी उनके ताज में कोहिनूर जड़ा हुआ था। अभी उसी बात को लेके बात हो रही है कि कोहिनूर हम वापस लेके आएंगे, ठीक है। अपनी तरह का पहला कट डायमंड जो था, लार्जेस्ट कट डायमंड एवर फाउंड इस कोहिनूर, तकरीबन 105.6 कैरेट इसका साइज है। मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डायमंड होगा, ठीक है। दूसरा अगर आप डायमंड बात करते हैं तो दूसरा है दरियाए नूर। अब दरियाए नूर की जब मैं बात करती हूँ, ये दोनों जो है कोल्लूर जो माइंस हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ से निकले हैं, दरियाए नूर भी कोहिनूर भी। और ये जो है दरियाए नूर, इसका भी जो है ये कैरेट वाइज कोहिनूर से ज़्यादा है। मतलब अगर आप कैरेट में बात करते हैं तो ये तकरीबन माना जाता है 182 कैरेट के आसपास का है ये, लेकिन ये कट डायमंड नहीं है, ठीक है। 182 कैरेट के आसपास है ये भी कोल्लूर से निकला था, लेकिन इसको नादर शाह जो थे वो लूट के ले गया था इसको। और आज की डेट में अगर आप बात करते हैं तो ईरान में जो ज्वेलरी है वहाँ पे एग्जिबिट किया जाता है दरियाए नूर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं तीसरा बोलूँ बड़ा नाम, तो हम इसमें मून ऑफ बड़ौदा कह सकते हैं। मून ऑफ बड़ौदा ये बेसिकली बड़ौदा राज घराने में आपको मिलता है, ठीक है। वडोदरा में पाया गया था। और ये जो है मून ऑफ बड़ौदा ये बड़ा फेमस है क्योंकि मार्लिन मुनरो की पिक्चर में भी इसको शुमार किया गया है। मतलब ये इंडिया से ट्रैवल करके कहाँ गया था, अमेरिका गया था, हॉलीवुड, और मार्लिन मुनरो की एक पिक्चर में इसको दिखाया गया है। उसी की तरह एक और जो बहुत फेमस डायमंड है जो आपने सुना होगा, आपने टाइटैनिक में जब वो हार्ट ऑफ द ओशन की बात करता है तो कहता है ना उसकी कीमत आज की डेट में होप डायमंड से भी बड़ी होगी। तो होप डायमंड जो है वो भी इंडिया में ही आया था, होप डायमंड। अब होप डायमंड की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। होप डायमंड को अगर आप बात कर देंगे तो 1666 में एक फ्रेंच मर्चेंट था, ठीक है, उसने इसको ख़रीदा था, उसने इसको कहीं से ख़रीदा था। और फिर क्या हुआ कि इसने ख़रीदा उसको, लेकिन वो मर्चेंट के पास से चोरी हो जाता है। कब चोरी हो जाता है ये, अगर आप बात करेंगे तो 1791 में ये चोरी हो जाता है होप डायमंड, ठीक है। और फाइनली ये कहाँ पे रिकवर होता है, ये होप फैमिली के पास रिकवर होता है। और इसको तब से इसको कहा जाता है कि ये कर्स्ड डायमंड माना जाता है। कहा जाता है जिस जिस व्यक्ति के पास ये डायमंड रहा है उसका जो है हमेशा उसका जो बेड़ा गर्क हुआ है और उसका कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ी क्षति इसने पहुंचाई है। इसलिए इसका नाम जरूर होप डायमंड है क्योंकि होप फैमिली के पास मिला था, बट इट इज नोन एज द बिगेस्ट कर्स्ड डायमंड इन द वर्ल्ड। नाउ अब लोगों ने ना, पता है जब टाइटैनिक रिलीज हुई थी ना तो लोगों ने सी ऑफ वो जो क्या था जो हार्ट ऑफ ओशन है उसको भी ढूंढने की कोशिश की थी, ठीक है। और तब उसमें डायलॉग आया था कि होप डायमंड की कीमत से भी ज़्यादा वो हार्ट ऑफ ओशन की कीमत होगी। एक और जो है उसका नाम है नूर उल एन। ये कहाँ मिला था, बेसिकली ये भी नादिर शाह के पास है। ये भी नादिर शाह जो है वो लूट के ले गए थे और ये जो है विजयनगर की जो माइंस है वहाँ पे मिला था नूरुल एन, ठीक है। तो ये 5 डायमंड्स जो हैं भारत के बहुत इंपॉर्टेंट बहुत फेमस डायमंड्स माने जाते हैं जो इंडिया में पाए गए हैं, आज तक के सबसे बड़े डायमंड्स जो भारत में पाए गए हैं। उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, आज की डेट में तो आर्टिफिशियल डायमंड्स भी बनते हैं, कट भी किया जाता है उनको, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महंगे डायमंड्स जो है भारत में पाए गए थे वो है कोहिनूर, दरियाए नूर, मून ऑफ बड़ौदा, होप डायमंड्स एंड नूरुल एन। नाउ वर्ल्ड लार्जेस्ट सनडायल जो है वो भी लोकेटेड कहाँ पर है, वो राजस्थान में लोकेटेड है, जयपुर में। और अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसकी टावरिंग कितनी फिट का है वो मालूम है आपको, 90 फिट का है वो, 90 फिट टॉल जो है वो सनडायल हमारे यहाँ है। मतलब सूर्य की जो किरणें होती हैं उस हिसाब से, उसकी गति से और सूर्य की मूवमेंट से वो जो है वो समय जो है एक तरह से बताता है हमें, ठीक है। और बहुत इंप्रेसिव है। पुराने लोग आप सोच लीजिए कि उनके पास ये ऑटोमेटिक ये घड़ियाँ वड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो समय का अंदाज़ा वो किससे लगाते थे, सनडायल से, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं तो उस ज़माने का है, इतना पुराना है और आज भी वो बिल्कुल मतलब एक्यूरेट, अगर आप देखते हैं तो आज भी उसका मूवमेंट बिल्कुल एक्यूरेट माना जाता है। आप ये मान लीजिए इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था पॉलिश स्टोन से टू क्रिएट और इंस्पायरिंग वर्क ऑफ आर्किटेक्चर। इसी तरह की एक चीज़ जंतर मंतर आपने दिल्ली में भी सुनी होगी, ठीक है। अब सन डायल की जब हम बात करते हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई है, बहुत लोग इसको देखने जाते हैं। मतलब जयपुर का अगर आप बात करते हैं वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। और इसको ही जो अगर आप जो मूवमेंट की बात करते हैं ना, आपकी शैडो मूविंग जो होती है इसकी अबाउट 6 सेंटीमीटर्स होती है पर मिनट में, ठीक है।
अब नेक्स्ट चीज़ अपन पढ़ लेते हैं, एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो दुनिया में है, जिसके लिए भारत जाना जाता है, हमारा ताजमहल, जिसको बनवाया तो शाहजहां ने था, लेकिन इसको बनाने वाले कौन थे आपको मालूम है? उनका नाम था उस्ताद अमजद लाहौरी। उस्ताद अमजद लाहौरी ने इसके जो मतलब चीफ आर्किटेक्ट अगर आप बात करते हैं तो उस्ताद अमजद लाहौरी माने जाते हैं, उन्होंने ताजमहल बनाया था। और कहा जाता है इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, कितने साल लगे थे इसको बनने में, और आपको मालूम है कि फिर जो 20,000 मजदूर थे उनके बारे में बहुत सारी ये बातें बोली जाती है कि हाथ कटवा दिए थे। ऐसा नहीं हुआ था, उनके हाथ नहीं कटवाए थे, जो मेन बनाने वाले थे उनके ज़रूर कटवाए थे, 20,000 लोगों के हाथ नहीं कटवा दिए थे शाहजहां ने, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि मुमताज़ महल की याद में उन्होंने बनाया है, मुमताज़ महल को वहाँ पर दफनाया गया है। फिर शाहजहां को जब औरंगज़ेब ने कैद कर लिया था तो वो उन्होंने कहा कि मुझे आगरा फोर्ट में रखना, और आगरा फोर्ट से फिर वो ताजमहल का नज़ारा किया करते थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ताजमहल के बारे में पता है। उस्ताद अमजद लाहौरी ने ही लाल किला भी बनाया था, वैसे बाय द वे मैं बता दूं तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे क्या किया गया था, ताजमहल को डिस्गाइज कर दिया गया था, बहुत सारा जो भूसा है, बैम्बू स्टॉक पाइल है, उससे ढक दिया गया था उसको, ताकि जो भी जो प्लेन्स जाते थे, जो कि वो करते थे, मतलब आपको मालूम है वॉरशिप में जो रेजन प्लेन्स जाते थे वो कहीं ताजमहल को डिस्ट्रॉय ना कर दें या उनके ऊपर बम ना गिरा दें, ताजमहल उसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ना हो जाए, उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए मॉन्यूमेंट जो है इन द कंट्री, उसको बचाने के लिए इस चीज़ की गई थी, और ये कहीं ना कहीं बॉम्बर फ्लाई प्लेन से बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये ट्रिक जो थी वो सही साबित हुई थी, क्योंकि कोई बाल भी बाका नहीं हुआ था ताजमहल का, और उसके ऊपर कोई भी चीज़ जो थी वो नहीं गिरी थी, ठीक है। अब नॉन 8th हम खबर पढ़ लेते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है लास्ट अनटच्ड प्लेस मानी जाती है अर्थ पे। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको अंडमान निकोबार वगैरह पढ़ाए थे, जब आर्चिपेलागो उसके बारे में पढ़ाया था भारत के, तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा आइलैंड है भारत में जिसको जहाँ पे आज भी जो है जनजातियाँ और आदिवासी जो है वो रहते हैं, और वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उनको आने नहीं देते, वो बहुत ही वायलेंट तरीके से उनको भगा देते हैं, और इनकी जो इमेजेस हैं वो भी बहुत ऊपर से ली जाती हैं, बहुत दूर से ली जाती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनको अपनी तरफ आते हुए दिखता है तो उसको भाले और उनसे ये जो है मार मार के वहाँ पे भगा देते हैं, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली प्रोहिबिट कर दिया है किसी का भी वहाँ पे जाना, क्योंकि कहा जाता है कि भाई वो आपको मार दिया जाएगा, है ना, फॉर जीवन की सुरक्षा के लिए उसको मना कर दिया गया है कि आप 3 माइल तक आसपास नहीं जा सकते नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के, जिसको सेंटिनलीज पीपल का आइलैंड बोला जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी एक 1991 में मधुमाला चट्टोपाध्याय, वो वहाँ ज़रूर गई थी, सेवरल प्लेसेस में इनकाउंटर किया उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बात भी कही, वो रही भी सेंटिनलीज के बीच में, पर बाद में फिर उनको कुछ ऐसा हुआ कि बाद में फिर वो थोड़ा बहुत यहाँ पे जब वो गई तब तक तो वो ठीक थे, लेकिन बाद में उनका बिल्कुल जो है मोह जो है व्यक्तियों से जो भरोसा है वो उठ गया, और वो बहुत वायलेंट हो गए। अब वो किसी को भी अपने आसपास नहीं आने देना चाहते, और बड़ी क्लियरली उन्होंने बात मेंशन कर दी है कि हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी दुनिया से मतलब नहीं है, तुमको हमारी दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर आप कहते हैं तो ये वन ऑफ द लास्ट प्लेसेस अर्थ पे मानी जाती है जो कि अनटच्ड हैं किसी भी प्रकार की बाहरी दुनिया से, या जहाँ पे भी जिसके बारे में आपको कोई बहुत ज़्यादा जानकारी या नॉलेज नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, नंबर अटेंडिंग द फेस्टिवल इज सो लार्ज, द क्राउड, यहाँ पे कहा जाता है कि उनके जो लोग हैं जो वहाँ पे वो कुछ करते हैं तो कई बार वो इतना बड़ा संख्या में करते हैं कि अगर आप उसको ऊपर से देखते हैं तो दिखता है तो सैटेलाइट इमेजेस वगैरह उनकी मिली है हमको, ठीक है। बाकी उनके पास कोई जा नहीं पाया है तो और बाकी जानकारी नहीं है। नाउ 9th अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर हम बात करते हैं हिंदू कैलेंडर में, आपको मालूम है हमारे जो नॉर्मल कैलेंडर्स होते हैं वो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के हिसाब से चलते हैं। हिंदू कैलेंडर्स में आपको मालूम है कि ऋतु के हिसाब से होता है, ठीक है। तो 6 सीजन्स होते हैं भारत में। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जो इंस्टेड ऑफ टिपिकल 4 साइकिल का सीजन चलता है, हमारे यहाँ 6 सीजन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऋतु बोलते हैं, है ना। तो ऋतु आपको मालूम है कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु मतलब क्या, समर्स, ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं किसकी, ग्रीष्म के बाद अपन बात कर लेते हैं, मतलब मैं एक टेक्निकल टर्म में नहीं बता रही हूँ, जनरल बता रही हूँ। ग्रीष्म के बाद वसंत की बात कर लो, वसंत के बाद आप वर्षा ऋतु की बात कर लो, वर्षा के बाद आप शरद ऋतु की बात कर लो, ठीक है। शरद के बाद हेमंत की ऋतु की बात कर लो, हेमंत के बाद आप शिशिर ऋतु की बात कर लो, ठीक है। मतलब क्या बात हो रही है, वसंत की बात हो रही है, मतलब ऑटम की बात हो रही है, ब्लॉसम की बात हो रही है। फिर वर्षा मतलब ऑब्वियसली रेन्स की बात हो रही है। शरद मतलब किसकी बात हो रही है, ऑटम की हो रही है।
हेमंत की हो रही है, शिशिर मतलब क्या, ठंड की हो रही है। तो आपको मालूम है कि इस तरह के हमारे यहाँ ऋतु है। बाकी आपने विक्रम संवत, वीर संवत सुने होंगे, जिसमें आपने क्या सुना होगा, चैत्र सुना होगा, और आपने भादो सुना होगा, भद्रा सुना होगा, कार्तिक सुना होगा, है ना। तो आपको मालूम है कि हमारा जो कैलेंडर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट उस पर काम करता है। और बाकी दुनिया में 4 सीज़न होते हैं, हमारे यहाँ हम 6 सीज़न मानते हैं। मतलब ऑटम, स्प्रिंग, जिसको आप बोलते हैं ना, बहार, पतझड़, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब कुछ जो है भारत में हम मानते हैं, हमारे कैलेंडर्स में मेंशन्ड है। नाउ अब नेक्स्ट और आखिरी न्यूज़ जो है हम बात करने वाले हैं वाराणसी की। वाराणसी जो है एंशिएंट सर्वाइविंग सिटी मानी जाती है पूरे विश्व की, ठीक है। पूरी कंट्रीज़ की अगर आप बात करते हैं, वो कहते हैं कि ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड, इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। होली सिटी ऑफ वाराणसी, जिसको आप बनारस या काशी भी बोलते हैं, वो ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ मानी जाती है दुनिया की। इसमें आप कह सकते हैं इट इज़ अ प्लेस वंस अ होम ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। कहा जाता है शिव जी और पार्वती की नगरी जो है वो मानी जाती है बनारस। इसमें मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग वो मनोज वाजपेयी का सुना था कि बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे वो शिव जी को अपना मानते हैं, शिव जी को वो अपना समझ के पूजा करते हैं। और उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि मैं एक बार बनारस में बैठा हुआ था और एक जो पंडित जी हैं, बामन जी हैं, वो आए और बहुत ही ऐसी मस्त से अपने चले आ रहे थे, अपने लोटे में पानी वानी लेके और सब कुछ आ रहे थे। और वो बिल्कुल उनका मेरे ख्याल से वो स्नान करके आ रहे थे गंगा जी से, और निकल के आए और वहाँ पे शिव जी का एक छोटा सा मंदिर था, शिव जी का मंदिर था। और आए और उन्होंने अपने लोटे में से पानी निकाला शिव जी की प्रतिमा के सामने और ऐसे लिया और शिव जी में पानी छिड़का और कहा खुश रहा, ठीक है। तो मतलब वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे वो मानते हैं कि भगवान को वो अपने घर का सदस्य मानते हैं। कहा जाता है कि शिव जी जो है उनके परिवार का घर का हिस्सा है, ठीक है। तो पार्वती और शिव जी का आपने सुन लिया। मार्क ट्वेन की अगर आप बात माने, मार्क ट्वेन जो कि बहुत फेमस राइटर हैं, उनकी अगर आप मानते हैं तो कहा जाता है वाराणसी इज ओल्डर इन हिस्ट्री, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together। तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे वाराणसी या बनारस में कहा जाता है भारत का सोल है, मतलब जाने लायक जगह है कम से कम, अगर नहीं तो एक बार आप ज़रूर जाइए बनारस घूमने। अब आ जाते हैं वर्ल्ड पे। ग्लेशियर्स एंड आइस शीट होल्ड अबाउट 69% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। ऑफकोर्स हम जानते हैं कि जैसे हमको पता है कि 70% पानी है दुनिया में, उसमें से हम कहते हैं कि बाकी जो है वो समंदर में है। मात्र जो 1% या 2% है जिसको हम समझते हैं कि हम क्या कहते हैं कि भैया वो जो है वो पीने खाने लायक नहीं है, क्योंकि 70% पानी है लेकिन वो सारा खारा पानी है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ग्लेशियर्स और आइस शीट जो है वो परसेंट कितना है, वर्ल्ड का फ्रेश वाटर 69% होल्ड करते हैं। बाकी जो आपके लेक्स और नदी तालाब जितने आपको दिख रहे हैं वो सब कुछ मिला के 1-8% ही है, ठीक है। तो ये आप हालत समझ लीजिए। सेकेंड बात हो रही है फास्टेस्ट गस्ट ऑफ विंड की, जो कि एवर रिकॉर्ड किया गया है अर्थ पे, विच वॉज 253 माइल्स पर आवर। और ये कब हुआ है, 1996 में हुआ है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था जिसका नाम था ओलिविया, जिसने हिट किया वो उसको ऑफ बैरो आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में विद सच फोर्स कि उसने पूरे इनक्रेडिबल जितने रिकॉर्ड थे सब ब्रेक कर दिए, सब शाटर कर दिए, ठीक है। अगर आप वेदर चैनल की बात करते हैं तो ओलिवियाज का आई वॉल प्रोड्यूस 5 एक्सट्रीम 3 सेकेंड विंड गस्ट, उसमें 5 सेकेंड की 3 सेकेंड विंड गस्ट आई, जिसका पीक जो था वो 253 माइल्स पर आवर की गस्ट थी। मतलब अगर आप वहाँ पे आप सोच लीजिए, जिसको प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो 231 था, उससे भी कई गुना ज़्यादा थी, जो कि वॉशिंगटन में था। और ये कई टाइम तक जो है, कितने सालों तक इसने रिकॉर्ड जो है वो कायम रहा। 1934 में रिकॉर्ड हुआ था 231, उसके बाद 1996 में वो जाके रिकॉर्ड टूटा है 253 माइल्स पर आवर का गस्ट था। आप सोचिए कितना भयानक वो गस्ट रहा होगा। नाउ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू सी रेनबोज इज हवाई। अगर आप रेनबोज देखना चाहते हैं, दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत रेनबोज, और अगर आप एविड रेनबो गेजर हैं तो यू नीड टू गो एंड पैक अप योर बैग्स एंड रश टू हवाई। अगर आप बात करना चाहते हैं फिनोमिना जो है ये स्टेट ऑफ हवाई में मिलता है, इसको अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की एक स्टडी है उसने पब्लिश किया था 2021 में, जिसने नोट किया कि इसमें माउंटेन्स जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली वो शार्प ग्रेडियंट्स एंड क्लाउड्स वो प्रोड्यूस करते हैं, शार्प ग्रेडियंट्स एंड क्लाउड्स एंड रेनफॉल which are key to abundant rainfall sightings। मतलब एक नेचुरल फिनोमिना है, जोग्राफिकल फिनोमिना है, जिसकी वजह से क्या होता है, माउंटेन्स प्रोड्यूस करते हैं शार्प ग्रेडियंट एंड क्लाउड्स एंड रेनफॉल which are key to abundant rainbow sightings। Air pollution, pollens, a large amount of cresting waves also help to put Hawaii at the top of list when it comes to rainbow quality and quantity।
नाउ नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा आर दी ओनली प्लेसेस यू कैन बाय कोका कोला। क्यों नहीं खरीद सकते भाई आप कोका कोला वहाँ पे? क्योंकि एक तो मालूम है आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ना, अमेरिकन वो है कोका कोला, तो वहाँ पे आपको मालूम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के चक्कर में क्यूबा में नहीं है। और दूसरा सेम चीज़ थी, नॉर्थ कोरिया के साथ उनकी फाइट रही। नॉर्थ कोरिया में 1950 से लेकर 1953 तक अमेरिका ने वो कर दिया था, हमला कर दिया था। उसके बाद बहुत ही मेजर इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है उन्होंने जारी कर दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद से इससे दिक्कत हुई। उसके बाद अगर आप लेटर बात करते हैं आगे जाके समय में, तो नॉर्थ कोरिया ने हमला कर दिया साउथ कोरिया के ऊपर, तो ये जो अमेरिकन सैंक्शंस थे और ज़्यादा क्या हो गए, स्ट्रिंजेंट हो गए। इस चक्कर में क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको क्या नहीं मिलता, आप कोका कोला चाहें तो आप नहीं पी सकते। वैसे नॉर्थ कोरिया तो कौन ही जाएगा, नॉर्थ कोरिया में वो किम जोंग के पास रहने, है ना, उसके इसके तो वो तानाशाही के उसके फंडे ही बहुत अलग हैं भाई, कि उसके वहाँ से आप कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई घूमने भी जाएगा तो उसके पीछे पीछे एक आदमी घूमेगा, वो अपनी मर्जी से घूम नहीं सकता, और दुनिया भर के उसके बहुत सारे फंडे हैं, है ना। तो नॉर्थ कोरिया तो वैसे भी क्यों जाना है घूमने, बिल्कुल नहीं जाना है घूमने। द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन कुड फिट इन लॉस एंजलिस। हाँ, तो अब पूरी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जो कि 7.5 बिलियन लोग हैं, ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज लग रही हैं ऑब्वियसली। और अगर आप बात करते हैं तो 500 स्क्वायर माइल का जो लॉस एंजलिस है उसमें कैसे फिट होंगी, ऐसे नहीं फिट होंगी कि कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं सबको। अगर ये कहा गया, ये एक्चुअली अपन नहीं किया है, ये एक नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ आपको, है ना। ये इतनी स्टूपिड बात मैं नहीं कर रही हूँ, नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने की है। उनका कहना है कि भाई 7.5 बिलियन लोगों को कंधे से कंधा मिला के अगर हम खड़ा कर देंगे तो लॉस एंजलिस सिटी में हम फिट हो जाएंगे। उनका एक हाइपोथीसिस है। इस हाइपोथीसिस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि नेशनल ज्योग्राफिक ने ये किस सिटी के लिए बोला है कि वहाँ पे पूरी आबादी जो है फिट हो सकती है। तो मैं आपको बता दूँ कि वो लॉस एंजलिस है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड जो है द साइज ऑफ 2 सॉकर फील्ड, सांता क्रूज है एक्चुअली बेसा। ये सांता क्रूज डेल आइसोलेट जो है आर्चिपेलागोस में है, सैन बर्नार्डो के, ये कोलंबिया के पास है। और ये साइज है इसका तकरीबन 2 एकड़, है ना, मतलब 2 सॉकर फील्ड आ जाए, मतलब 2 एकड़ तकरीबन, एक एकड़ मान लो। बट द आर्टिफिशियल आइलैंड हैज 4 मेन स्ट्रीट एंड 10 नेबरहुड्स। 500 पीपल लिव ऑन दिस आइलैंड एंड अराउंड 155 हाउसेस, है ना। आप ये समझ लीजिए कि इसमें 2 एकड़ के एरिया में कितना बड़ा है, आप मान लीजिए 4 मेन स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, और 10 नेबरहुड्स हैं। तो मतलब आप क्या समझ गए, 10 कॉलोनीज हैं, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि 500 पीपल जो है वो उस आइलैंड में रहते हैं, जो 155 घरों में रहते हैं। कितने से 500 लोग, मतलब आप कितना समझ गए, 2 एकड़ के क्षेत्र में 500 लोग रहते हैं, मतलब 155 घर है वहाँ पे, ठीक है। विद सो मेनी पीपल पैक्ड इनटू सच स्मॉल स्पेस, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगह मानी जाती है, आइलैंड माना जाता है पूरी दुनिया का अकॉर्डिंग टू द गार्जियन, ठीक है। तो आपको क्या मालूम है, सांता क्रूज डेल आइसोलेट। अगर हम बात करते हैं सबसे डेंस पॉपुलेशन की, तो हमारे यहाँ की नहीं है, मतलब ये हमें भी बहुत आगे से बीट कर दे रहे हैं, ठीक है। नाउ पेरिस एग्रीमेंट जो कि आपको मालूम है हमने किया था, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये किया गया है। ये एक क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, बहुत फेमस है और सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको साइन किया है। पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से भारत अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, CO2 का जो एमिशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात कर रहे हैं और कार्बन एमिशन को हम न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बात की जा रही है। इसमें 174 वर्ल्ड लीडर्स ने इसको साइन किया है पेरिस एग्रीमेंट को, अर्थ डे में 2016 में यूनाइटेड नेशंस में, हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क। अब नेक्स्ट न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं। कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो कि रिकॉर्ड किया गया वाज -144 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कैन यू इमेजिन, आप अगर कुछ सेकंड इसमें रह लेंगे ना तो आपका पूरा जो है वैसे ही आप जो है वो आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपके हैमरेज हो जाएगा आपकी लंग्स में। टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया गया था, एंटार्क्टिक में किया गया था। रिसर्च हुई थी यहाँ पे 2004 में और 2016 के बीच में। और अगर आप 2-3 बारी इसमें सांस ले लेंगे तो आप जो है इससे ही मर जाएंगे, मतलब यू कैन नॉट सर्वाइव दिस चिल्ड वेदर, मतलब -144 डिग्रीज। अब हम बात कर लेते हैं जापान की, जिसको कहा जाता है कि एक ऐसी जगह पर है, ये एक ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स जो हैं, सबसे अर्थक्वेक प्रोन एरिया माना जाता है। और जाहिर सी बात है इसी वजह से सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की घटनाएं भी जापान में होती हैं। बट उसमें एक और चीज़ है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी रिकन्स्ट्रक्ट कर लेता है। आपको मालूम है 2022 का जो अर्थक्वेक आया था जापान में, वो कितना बड़ा अर्थक्वेक था, लेकिन कितनी जल्दी जापान ने अपने आप को उससे उभारने की कोशिश की है, ठीक है। प्रोन कंट्री मानी जाती है। अर्थक्वेक इन रेंज फ्रॉम माइनर ट्रेमर्स हो सकते हैं जो कि बेयरली नोटिसेबल हो, मतलब वो इतने माइनर भी हो सकते हैं कि आपको पता भी ना चले,
और बिल्डिंग टॉपलिंग, ग्राउंड शेकर्स भी हो सकते हैं जो कि रिक्टर स्केल पे बहुत हाई हो, ठीक है। मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इनएविटेबल पार्ट है इसका, दोज लिव इन कंट्रीज लाइक चाइना, इंडोनेशिया, ईरान एंड टर्की विच आर सम ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन प्लेसेस ऑन द अर्थ। हाउएवर अगर आप बात करते हैं इंडिया में आसाम माना जाता है बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक उस पर, अगर टेक्टोनिक प्लेट्स की आप मूवमेंट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से आते हैं। या फिर अगर हम बात कर लेते हैं, आप इनमें बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द USGs, जापान रिकॉर्ड द मोस्ट अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स जो हैं जापान में आते हैं। वैसे ही अगर आप बात करते हैं सेंट एंड्रियास फॉल्ट की, तो जैसे कैलिफोर्निया में कहा जाता है, वैसे ही बहुत सारे जो हैं रिकॉर्ड यहाँ पे होते हैं जापान में अर्थक्वेक्स, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, रिंग ऑफ फायर यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, इस एरिया को आप कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ऑलराइट, नाउ द लास्ट पीस, अफ्रीका एंड एशिया आर होम टू नियरली 90% ऑफ द वर्ल्ड रूरल पॉपुलेशन। जैसे आपको मालूम है भारत जो है ग्रामीणों का शहर है, आज भी कहते हैं कि भारत जो है वो गांव में बसता है, लेकिन सिर्फ गांव अकेले भारत में है ऐसा नहीं है। अगर आप अफ्रीका में तो आपको जाहिर सी बात है मालूम है, काफ़ी कुछ पता है आपको कि रूरल सेटअप है। एशिया में अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अभी भी बसलिंग लोकेशंस के बाहर रहते हैं। अभी भी इंडिया में, जिसमें आपको मालूम है कि रूरल एरियाज़ की हमारी पॉपुलेशन बहुत हाई है, 893 मिलियन पीपल लिव आउटसाइड ऑफ द सिटी। लेकिन अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स ने कहा है ये, ठीक है, रॉयटर्स की रिपोर्ट है ये, चाइना में भी अगर आप बात करते हैं तो चाइना में भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। मतलब इंडिया की अगर आप बात करते हैं 893 अगर बोली है, तो रॉयटर्स के हिसाब से चाइना में रूरल पॉपुलेशन 578 मिलियन है, जो कि मेन लिविंग सेंटर्स या मेन सिटी सेंटर्स के बाहर रहती है, ठीक है। तो कहा जाता है एशिया एंड अफ्रीका आर होम टू नियरली 90% of the world's rural population. With this we have come to an end of the interesting facts. Of course there is a very long list of interesting facts, इसमें हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत आगे करेंगे भी, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें 10 फैक्ट से क्या होता है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन फॉर द बिगनिंग इट वाज दिस, एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू फेसबुक, आप हमारे इंस्टा हैंडल पे, टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। ऑफकोर्स मैग्नेट ब्रेन्स एज आई से एक ऐसा चैनल जिसमें आपको मिलती है 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी कूपन्स, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई बाय नाउ पे लेटर, कोई फंडा कहीं किसी भी प्रकार का नहीं है। 100% फ्री एजुकेशन मिलेगी, A to Z मिलेगी, पूरी पढ़ाई करनी है। जितने कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं, NTSC से लेके ओलंपियाड से लेके CBSE से लेके मेन चैनल से लेके सब कुछ आपको मिलेगा, हिंदी चैनल से लेके सब कुछ आपको मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी, बाकी सबकी चिंता करने हम हैं। YouTube पे भी बिल्कुल सेम है, आप जाएंगे हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड करना है। बाकी जो चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई समस्या है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। स्टे ट्यून्ड विथ मी सो दैट वी कैन फिनिश इट ऑफ क्विकली। थैंक यू सो मच।